अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं राइट एंगल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीनो हज़रात, वादा तो था 1 करोड़ बेरोजगार पाकिस्तानी नौजवानों को नौकरियां देने का, वादा तो था गरीब लोगों के लिए 50,000 घर बनाने का, वादा तो था तमाम स्कूलों और मदारिस में यकसर निज़ाम तालीम राइज करने का, वादा तो था तमाम सरकारी अस्पतालों को ठीक करने का, वादा तो था मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने का, और वादा तो था IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी करने का। ये तमाम वादे अभी तक पूरे नहीं हो सके, और अगर नहीं हो सके हम समझते हैं कि मजबूरी है। हम समझते हैं कि पिछली कई दहाइयों का बैकलॉग है, हालात खराब हैं, पिछली हुकूमतें डिलीवर नहीं कर सकी। आप खुद कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात कर रहा हूं, कि बैनुल अक़वामी कर्जा 6,000 रुपए से 30,000 रुपए 6,000 अरब रुपए से 30,000 अरब रुपए तक चला गया, और आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। लिहाजा हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप 10 माह के अंदर पाकिस्तान के हालात बदल देंगे। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि 10 माह के अंदर यहां पर दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड में चला जाएगा विद इन 10 मंथ्स। वी आर विलिंग टू गिव यू द फुल टर्म। आई वांट इमरान खान टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द अपकमिंग 4 years। 10 महीने का टेन्योर गुजर गया है, और अगले 4-4.5 साल भी इमरान खान को वजीर आजम रहने देना चाहिए। जब मियां नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम हो सकते हैं, जब मियां शहबाज शरीफ 4 दफा वजीर आला हो सकते हैं, जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान हो सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कई दफा आ सकती है, तो क्या इमरान खान से 10 महीने का हिसाब लेंगे? नहीं लेंगे। यहां पर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूं, और यहां पर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद फिलहाल करना जायज नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऐसे इकदाम उठाएगी जिससे मुझे लगेगा कि इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, जिससे मुझे लगेगा कि सिमत ठीक नहीं है, या मुझसे जिससे मुझे लगेगा कि पाकिस्तान को रिवर्स गियर लग रहा है, तो क्या मेरा हक नहीं है बतौर पाकिस्तानी, बतौर एंकर, यहां पर इस कुर्सी पे बैठ के उसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने का मेरा पूरा हक है। एंड दैट राइट इज प्रोवाइडेड टू मी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं तो आप अपनी राय दे सकते हैं, आपकी राय का मैं एहतराम करता हूं, आपको मेरी राय का एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी राय दे रहा हूं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आपकी राय से मुतसादिम है, तो आप मुझे सोशल मीडिया पे गालियां निकालना शुरू कर दें, आप ये कहना शुरू कर दें कि ये गद्दार है, आप ये कहना शुरू कर दें कि इसके साथ कुछ भी करने का मेरा हक है। अच्छा, ये तो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने बात करनी है कि सोशल मीडिया पर हमारी कौम जिस इन्हतात का शिकार हो गई है और जिस लेवल पर जाकर गुफ्तगू हो रही है। पहले मुझे लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज के जो फॉलोअर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बदजुबानी करते हैं, लेकिन अभी बड़े इंपॉर्टेंट लोग भी बीच में शामिल हो गए हैं, और कुछ लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको मैंने बड़े अजीबो गरीब ट्वीट्स को लाइक करते हुए देखा है, और मैं समझता हूं कि बड़े गलत कल्चर को एक जन्म दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान तहरीक आज का प्रोग्राम डेडिकेटेड टू द PTI फॉलोअर्स। आज का प्रोग्राम मैं डेडिकेट करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान को सपोर्ट करने वाले तमाम उनके सोशल मीडिया के फैंस को। मैं सोशल मीडिया पे कल देख रहा था कि एक फैन ने एक तस्वीर लगाई हुई थी जिसके ऊपर यह लिखा हुआ था कि खान साहब रोलते गए यहां पर चस बड़ी आई जे। रोलते गए यानी कि डॉलर 157 पे चला गया, रोलते गए यानी कि डीजल महंगा हो गया, रोलते गए हैं यानी कि चीनी महंगी होगी, दाल महंगी होगी, आटा महंगा, गरीब आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात होगी। लेकिन जरदारी जेल में चला गया, चस बड़ी आई है। नवाज शरीफ जेल में, चस बड़ी आई है। हमजा शहबाज जेल में, चस बड़ी आई है। तो लिहाजा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो इनका बयानिया है, इनके लिए प्रोड्यूसर साहब ने एक मोन्टाज बनाया, आपको डेडिकेट करते हैं PTI के फॉलोअर्स। ये देखिए। पहला पहला प्यार किसे नहीं भूलदा, इश्क च बंदा खुशी खुशी रुलदा, मरदा है उदों जदों होंदी बेवफाई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर। ये भी एक माइंडसेट है। प्रोड्यूसर, मेरे कान में बिल्कुल आवाज आ रही है मोन्टाज की, दोबारा ये चल रहा है या आई एम ऑन एयर?
आई एम ऑन एयर। ओके, मैं ये कह रहा था ख़वातीन और हज़रात आप लोगों से कि ये भी एक माइंडसेट है कि अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों को तकलीफ में दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स मुतमिन है, उनका अपना एक माइंडसेट है। मैं उस दिन मुतमिन होऊंगा जिस दिन पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा, अब जिस चीज से मुझे इख्तलाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लीडर से, वो ये है कि मैं जब कहता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये पाकिस्तान को एक रिवर्स गेयर लगाने के मुतरादिफ है, तो मैं बात कर रहा हूं फैसल वाडा साहब की। फैसल वाडा साहब ने हामिद मीर साहब के शो में थोड़े दिन पहले क्या कहा था, ये सुनिए। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ प्रॉब्लम है फैसल वाडा साहब का जो शॉट है उसको ऑन एयर करने में। मैं प्रोड्यूसर साहब आप उसको ऑन एयर कीजिएगा। फैसल वाडा साहब की भी मैंने बात करनी है, मैंने वलीद इकबाल साहब की भी बात करनी है, मैंने फवाद चौधरी साहब की भी बात करनी है। सोशल मीडिया पर एक खबर गर्म है, आप देख रहे हैं कि कल से सोशल मीडिया पर बहस हो रही है कि एक शादी की तकरीब में फवाद चौधरी साहब ने एक सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम साहब पर हाथ उठाया। उस हवाले से समी इब्राहिम साहब से थोड़ी देर में मैं गुफ्तगू करूंगा, उनका मौक़िफ़ लूंगा, फवाद चौधरी साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल फैसल वाडा साहब ने क्या कहा था हामिद मीर साहब के शो में, देखिए। हाथ में होना सर 5000 आदमी लटका देना, अगर आज हमारे बस में हो तो 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। आपके बस में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। आइन और कानून के तहत लटका दे। बस आइन और कानून के लिए तो सर हमारी अगली आने वाली 20 नस्लें गुजर जाएंगी। अच्छा, 20 साल बाद एक बंदा अभी बरी हुआ है, जेल में मर गया बेचारा। अच्छा, गुनाह था। जी, आपने सुना फैसल वाडा साहब फरमा रहे थे कि आइन और कानून के तहत नहीं, लेकिन अगर हमारा बस चले तो हम 5000 बंदे लटका दें। ये वो दकियानूसी सोच है कि जब इस दुनिया में इंसानी हकूक की कोई कदर नहीं होती थी, जब जमहूरियत नहीं होती थी, जब आमरीयत होती थी, जब बादशाहत होती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स बार बार कहते हैं ना, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बादशाहत थी, बेटे को ये लगा दिया, बेटी को वो लगा दिया। दैट इज नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ मोनार्की। बादशाहत की ये शक्ल भी होती है कि आप ये समझें कि हमारा जो दिल करे हम कर जाएं, बगैर कानून के, बगैर फेयर ट्रायल के, बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के। वी थिंक दैट वी हैव अ राइट टू हैंग समबडी, वी हैव अ राइट टू लिंच समबडी। ये भी एक आमरीयत की और बादशाहत की सोच होती है। फैसल वाडा साहब ने ये कहा, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि वलीद इकबाल साहब कल कितने इम्पेशेंट हुए नादिया मिर्जा साहब के शो में, मिर्जा साहिबा के शो में। ये भी देखिए। ये सुनो, ये गौर से सुनो जवाब। ओके, सुनो, किसको कह रहे हैं सर? आप किससे मुखातिब हैं? सुनो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, सुनो नहीं सर। कि वफाकी हुकूमत की एक्सक्यूज मी, सुनो नहीं, सुनो नहीं होता। फिर दिस इज नथिंग पर्सनल, दिस इज नथिंग पर्सनल। क्वेश्चंस थे। नो, यू डोंट इवन नो माय नेम, फॉरगेट अबाउट इट। वलीद इकबाल साहब, क्या हो गया आपको? क्या हो गया वलीद इकबाल साहब? आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी अकलियतों के हवाले से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए थे हिंदू बरादरी के हवाले से, जिसके बाद खान साहब ने उनको बरतरफ कर दिया था और उन्हें अपनी वजारत से हाथ धोने पड़ गए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा को हुआ क्या है। भाई, पहली बार वजारत आई है, मुल्क को कौम को की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, पढ़े लिखे आप लोग हैं, इतना इम्पेशेंस, इतना तकब्बुर, इतना आप लोगों में इस वक्त रौनत आ गई है कि आप किसी का दूसरा इख्तलाफी नोट जो है वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा हौसले से चलिए जनाब। अभी फवाद चौधरी साहब के हवाले से तो मैं बात करता हूं। अच्छा, दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूं लगातार ट्वीट्स हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, और मैं तो आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं कि वो ट्वीट्स देखता हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूं, लेकिन फिर भी मजबूरी है क्योंकि शोबा सहाफत से एक हद तक ताल्लुक है, तो वो ट्वीट्स वगैरह देखने पड़ते हैं। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि जैद हामिद साहब का एक ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। ये जो हेट मॉन्गरिंग होती है, ये जो नफरत का प्रचार किया जाता है, भाई सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे, ठीक है, सियासी नजरियात अपनी जगह पे, सियासती हिकमत अमली अपनी जगह पे, हर चीज अपनी जगह पे, सब कुछ करें, इख्तलाफ करें, दूसरे की को गलत कहें दलील से, लॉजिक से। लेकिन ये जैद हामिद साहब आप फरमा रहे हैं, जी बाबा जी कहते हैं अगर लुटेरों को सुलाखों के पीछे डालने के बजाय सुलाखों को आगे नहीं मैं पढ़ सकता। ये ट्वीट अगर प्रोड्यूसर साहब है तो स्क्रीन पर दिखा दे और जो गलत हिस्सा उसको ब्लर कर दें। ये कर दें, आप कर दें, इतनी देर ना करें प्रोड्यूसर साहब, आपकी मेहरबानी। आगे मैं नहीं पढ़ सकता, ये नहीं पढ़ सकता। अब मैं आगे जा रहा हूं, मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा उबैद साहब। अगला ट्वीट है जी, हमारी किस्मत देखो, वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद, ये वीना मलिक साहिबा का ट्वीट है। वन ऑफ दी, आई थिंक असद भट्ट साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, वकील हैं और बड़े ज़बरदस्त वकील हैं। थोड़ा सा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के हवाले से बात करेंगे कि इस तरह की जो जुबान है
और हेट मॉन्गरिंग है और इंसाइटमेंट टू हेट्रेड है, इस पर मैं थोड़ी देर में आपका मौक़िफ़ लूंगा। लेकिन ये जो जुबान है वीना मलिक की, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेटिव है सोशल मीडिया पे, वो कह रही है हमारी किस्मत देखो, वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद, एक तरफ डैश और दूसरी तरफ नानी अम्मा। आगे फिर कुछ ऐसा मैं नहीं पढ़ सकता, वो डैश भी मैं नहीं पढ़ सकता। प्रोड्यूसर साहब आप दिखा सकते हैं ब्लर करके, तो दिखा दीजिए। उसके बाद एक और ट्वीट है वीना मलिक साहिबा का, वो कहती है नानी अम्मा कहना था कि चलो कस्बा छोटा था, 2-3 हजार खोता बिरयानी के लालच में आए, मगर ट्विटर तो छोटा नहीं है, यहां सिर्फ 6000 लाइक, और वो भी फिर मरियम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन की है। और सबको पता है कि मैं मरियम नवाज की सियासत के हवाले से क्या कुछ बोलता रहा हूं, मियां नवाज शरीफ की सियासत के हवाले से क्या कुछ बोलता रहा हूं, लेकिन ये वाली जो हरकतें हैं, दिस इज सो मच बिलो द बेल्ट, सो मच बिलो द बेल्ट दैट नो एजुकेटेड पर्सन कैन एंडोर्स इट। ये मुकामे अफसोस है। और ये जो ट्वीट्स हैं, इनके जो लाइक्स हैं बट साहब 30,000, 35,000, 25,000, रीट्वीट्स 5,000, कमेंट्स हजारों के हिसाब से आ रहे हैं और नफरत का प्रचार हो रहा है। फिर एक ट्वीट है वीना मलिक साहिबा का, लटकाओ सारे गद्दार डैश को चौक में। अब वो गाली है गद्दारों के आगे, वो गाली है, वो मैं नहीं पढ़ सकता, वो भी प्रोड्यूसर दिखा दीजिए। तो ये जो अब माहौल है, जो कि हमें एक अजीबो गरीब, पहले पाकिस्तान में हमने कम इंतहा पसंदी देखी, चाहे वो मजहब के नाम पे हो, चाहे वो लसानियत के नाम पर हो, अब सियासत के नाम पर जिस तरह से मैं बाइफिकेशन देख रहा हूं और जितनी नफरत है एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर, और वो फिर ट्रांसलेट होती है, जिस तरह से कल एक इंसिडेंट हुआ है फवाद चौधरी और समी इब्राहिम साहब का, इस हवाले से मैंने बात करनी है। और वापस आऊंगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब मेरे साथ होंगे, असद अब्बास भट्ट साहब मेरे साथ होंगे, और समी इब्राहिम साहब और फवाद चौधरी साहब का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। सोशल मीडिया पे घटिया कमेंट्स की मैं बात कर रहा था कि ऐसे ऐसे घटिया कमेंट्स आते हैं कि बंदे को शर्म आ जाती है, और फैमिली के साथ बैठ के बंदा वहां पे पढ़ भी नहीं सकता, नजरें चुरा लेता है अगर किसी फैमिली वाली की स्क्रीन पे नजर पड़ जाए। मैं आपसे ये कह रहा था कि वीना मलिक साहिबा जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी तर्जुमान इस तरह से बनी हुई है कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी फैन फॉलोइंग है वो उनके ट्वीट्स को लाइक करती है, रीट्वीट करती है, शेयर करती है, और बड़े अहम लोग, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बड़े बड़े सीनियर लोग उनको करते हैं। मैं ये ट्वीट एक दफा दोबारा, नानी अम्मा कहना था कि चलो कस्बा छोटा था, 2-3 हजार खोता बिरयानी के लालच में आए, मगर ट्विटर तो छोटा नहीं है, यहां सिर्फ 6000 लाइक, वो भी डैश 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 डैश। ये कैरेक्टर असैसिनेशन है, मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये कैरेक्टर असैसिनेशन है मरियम नवाज की। और मरियम नवाज से मेरा लाख इख्तलाफ है, लेकिन किसी भी खातून के हवाले से मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सोशल मीडिया पर इस तरह से गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो फिर आप अपना कैरेक्टर खुद से जाहिर करते हैं, और ये गलत है। और मैं नहीं करना चाहता था ये वाली हरकत जो मैं अब आगे आपके सामने आपको कहना चाह रहा हूँ। कामरान शाहिद साहब बड़े मशहूर एंकर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक जमाने में वीना मलिक साहिबा के ऊपर एक शो किया था, और कुछ उन्होंने फुटेजेस चलाई थी वीना मलिक साहिबा की, मैंने तो नहीं देखी थी, तो वो फुटेजेस मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे आज निकाल के दिए, एक नजर देख लीजिए। Many good looking men out there waiting for me. मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए तू लड़की हॉटेर, किसी और को हॉटेर दिखाना, नाम बदनाम करके नाम बदनाम। आई नो वीना मलिक ये कहती हैं दैट शी इज बैरिड हर पास्ट, वो अपने माजी को दफन कर चुकी हैं, लेकिन दूसरों पर भी तो कीचड़ ना उछालें। आपके माजी के हवाले से तो ना तब हमने बात की ना अब करते हैं, आप कहती हैं आप दफन कर चुकी हैं, लेकिन दूसरों की बहन बेटियों को इस तरह से रुस्वा ना करें, इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में ना करें, और फिर सारे 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 गद्दारों को चौक में लटका दो और गाली देके, वो गाली नहीं मैं पढ़ सकता। तो मैं आपकी तरफ आ रहा हूं शौकत बसरा साहब, आई एम सॉरी इंट्रोडक्शन बड़ा लंबा हो गया, कुछ थोड़ा सा अंदर से मैं भरा हुआ था। एक वो वाकया भी हुआ है कल समी इब्राहिम साहब के साथ, आपके वफाकी वजीर ने उन्हें थप्पड़ सीध कर दिया है, उनको भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं शो में। तो ये क्या कल्चर है सर? आप लोगों ने तो नौकरियां देनी थी, आप लोगों ने घर देने थे, आप लोगों ने मईशत ठीक करनी थी, आप लोगों ने IMF के पास नहीं जाना था, आप लोगों ने नया पाकिस्तान बनाना था। इज दिस द नया पाकिस्तान दैट यू बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ? एहतिशाम भाई, आपने कहा मैंने लंबा इंट्रो दिया, लेकिन मैं समझता हूं कि आपका आज का इंट्रो इंतहाई जबरदस्त और इंतहाई अहम है,
मैं समझता हूं कि आपने बदतमीजी के हवाले से, बदतहजीबी के हवाले से, बदअखलाकी के हवाले से जो बात की, फिर जिस तरह आपने बात की इसके मुतल्लिक करप्शन के हवाले से बात की, फिर आपने हमें हुकूमत, जो हम पार्टी हुकूमत में है, आपने हमें बताया कि जिस तरह इन 8-9 महीनों में महंगाई बढ़ी है, लोग परेशानी में हैं। मैं समझता हूं आपने एक तीर के साथ 5-6 शिकार किए हैं और सारे के सारे आपके निशाने बड़े टारगेट पे लगे हैं। बातें सब आपकी रियलिस्टिक बातें की हैं आपने। मैं 1 बाय 1 सिर्फ अगर बात करूं, एहतशाम भाई देखें, कोई भी हो, सबसे पहली बात तो माएं बहनें सबकी साझियां होती हैं, बिल्कुल आपने इंट्रो में सही कहा, और बदतहजीबी की, बद इखलाकी की, बदतमीजी की इजाजत किसी को भी नहीं है। खास तौर पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जिसको पूरी दुनिया देखती है, उसके ऊपर हम इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो इससे मैसेज दुनिया में हमारा क्या जाएगा, हमारे घरों में मैसेज क्या जाएगा। हम लोग इनको पढ़ते हैं तो मेरा ख्याल में इसकी किसी तौर पे भी, खा वो किसी पार्टी की तरफ से भी हो, खा वो हमारी तरफ से हो, इट इज हाईली कंडेमेबल, हाईली कंडेमेबल। और मैं आपको बात बताऊं, देखिए श्याम भाई, जहां तक मैं आज हम मीटिंग से उठे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, अब यकीन मानिएगा उनकी आज हमारी 2-2.5 घंटे की वहां मीटिंग थी। उन्होंने जो मामला चल रहे हैं वहां पे मैं बनी गाला से हम मीटिंग अटेंड करके गए। उनका पहला फोकस इस बात पे था, आप अपनी कारकर्दगी की बात करें, कंपैरिजन करें पिछले 70 साल में क्या हुआ, हम 8 महीने में क्या प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिएगा शौकत बसरा साहब, मुझे इतना बता दीजिएगा प्लीज कि ये जो फैसल वाडा साहब की स्टेटमेंट थी, जिसको बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोवर्स ने इंडोर्स किया है, और मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि मैंने इस हवाले से ये लिखा था, फैसल वाडा साहब, वी एक्सपेक्ट बेटर ऑफ यू एंड द पीटीआई गवर्नमेंट, और उसके बाद मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने इस हद तक कंप्लेंट की कि ये अब्यूसिव, हालांकि मैं तो जो आप लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की बात कर रहे थे, आपके फेडरल लॉ मिनिस्टर, उसको कंडेम कर रहा था, लेकिन इतना बड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का माफिया है कि वो जाकर कंप्लेंट्स करते हैं और मेरा अकाउंट सस्पेंड करा दिया। ओके, आई डोंट केयर। आप इसको सपोर्ट करते हैं, आप सपोर्ट करते हैं बगैर आइन और कानून के लटकाना चाहिए। एहतशाम भाई, पहले मैं फिक्रा खत्म कर लूं। हमारे कप्तान का, हमारे खान साहब का, हमारे वजीर आजम का हमारे लिए हुक्म यह है कि आपने किसी को गाली गलोच नहीं करना। अगर कोई गाली गलोच करे भी तो आपने दलील के साथ उनके साथ बात करनी है। तो जितने भी हमारे लोग हैं, खा वो सोशल मीडिया पे, गाली गलोच नहीं करना, लेकिन हाथ उठाने की गुंजाइश है। मैं उसमें भी आ जाता हूं, उसमें भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मैं सिर्फ फवाद चौधरी साहब को ये काम नहीं करना चाहिए था जिन्होंने किया। अब गुस्सा आ जाता है, गुस्सा तो वैसे भी आपको पता है कि हराम है, गुस्से की हालत में कुछ बसरा साहब, ये लटकाने वाली बात, बेहतरीन और कामयाब इंसान वो है जो गुस्से की हालत में अपने आप पे कंट्रोल करता है। अब आपने जो बात कही फैसल वाडा साहब की, देखिए मैं समझता हूं कि फैसल वाडा साहब उस दिन ज्यादा कोई जोश में आ गए, लेकिन वो जो बात कहना चाहते थे, मैं उस बात गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान का सबसे, अभी आपने फिक्रा बोला ना जी, कि रोलते गए हैं तो चास बड़ी आई है। रोलते गए हैं तो चास बड़ी आई है। वो मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताता हूँ। 70 साल में इस मुल्क के अंदर, मैं आपसे बैकग्राउंड लेता हूँ, मैं आपसे बैकग्राउंड लेता हूँ, वो सारी बातें हमें पता है बसरा साहब, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर हम आपके साथ खड़े हैं जनाब। हमने कब कहा कि पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे थे, और वो आपका सारा बयानिया दुरुस्त है, हम तो मानते हैं उसको। लेकिन मुझे सिर्फ एक सेकंड, समी साहब, मेरे पास वक्त थोड़ा है। समी इब्राहिम साहब जो है, उनसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि सोशल मीडिया पर जो खबर गर्म है कि समी इब्राहिम साहब को थप्पड़ रसीद किया फेडरल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने कल एक शादी की तकरीब में। समी साहब ने इस हवाले से क्या कहा, मुझसे बात करते हुए सुन लें जरा। समी इब्राहिम साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। समी साहब, बहुत शुक्रिया। हमने फवाद चौधरी साहब से भी राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक उनसे हमारा राब्ता नहीं हो सका। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, यहां तक तो मेरे इल्म में है समी साहब के ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर आपकी और फवाद चौधरी साहब की आपस में कुछ सख्त जुमलों का तबादला हो रहा था, लेकिन ये जो खबर है थप्पड़ के हवाले से, क्या ये दुरुस्त है? और अगर ये दुरुस्त है तो ऐसा क्या हो गया था वहां पे कि हालात इस नहज पे पहुंच गए कि उन्होंने आप पे हाथ उठाया? ये बात तो दुरुस्त है कि उन्होंने मुझ पर हमला किया। ये हमारे दोस्त हैं मियां रशीद साहब, जो चैनल 92 के मालिक हैं। उनकी साहबजादी की शादी थी फैसलाबाद में, तो यहाँ से इस्लामाबाद से बहुत सारे सहाफी गए, मैं भी उनमें से शामिल था। तो वहां पर मैं DGFIA हैं बशीर
नदीम मेमन साहब और फरख हबीब साहब PTI के MNA हैं, फिर हमारे कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं आशिफ शरीफ साहब और रऊफ लासरा साहब, मैं उनके साथ हम खड़े थे, खाने के बाद निकल रहे थे। तो जब मैं उनसे फरख हबीब साहब से बात कर रहा था, DGFIA से बात कर रहा था, तो पीछे से गालियों की आवाज आई, बड़ी माओ बहनों की। तो मैंने पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की कि ये कौन किसको गालियां निकाल रहा है। मैं जैसे ही मुड़ा हूं तो वो फवाद चौधरी साहब थे और वो एक्चुअली मुझे ही गालियां निकाल रहे थे। अच्छा। और उन्होंने मेरे मुंह पे घोंसा मारा है, जिससे अच्छा। बड़ा वो जी, और मैं लड़खड़ाया उससे मेरे ग्लासेस वगैरह गिर गए। अच्छा। और उनके साथ उनके दोस्त थे जिन्होंने उनको सर्कल में लिया हुआ था, शायद वो, क्योंकि ये एक मेडिटेशन के बाद उन्होंने सब कुछ किया। ये बाकायदा ऐसा नहीं था कि कोई आर्गुमेंट हो रहा था, किसी बात पे कोई तलक कलामी हुई या कोई एक दूसरे को हम देख रहे थे। अच्छा, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने बताया कि जी आपको पहले गालियां निकाली उन्होंने और उसके बाद आपको घूसा मारा, तो इससे पहले आपकी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी, कोई प्रोवोकेशन थी फवाद चौधरी साहब के लिए? आपने कुछ कहा उन्हें उस टाइम पे? नहीं, मैं तो फरख हबीब और DGFIA से बात कर रहा था। अच्छा। पीछे से वो मेरी तरफ जब चले आ रहे थे ना, तो वो गालियां निकाल रहे थे, यानी वो बाकायदा ये तय करके आए थे कि उन्होंने मुझे हिट करना है। अच्छा, जब उन्होंने आपको हिट कर दिया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? मैं तो जब मैं लड़खड़ाया, मेरे ग्लासेस वगैरह गिर गए जी। तो मुझे शायद फरख हबीब साहब थे या कोई और बंदा था, उसने फिर मुझे थामा, मैं ताकि जमीन पे ना गिरूं। और इन द मीन टाइम वो गालियां निकाल रहे थे। उन्होंने, जो मैंने सुना, और उन्होंने कहा कि मैं मतलब तुम्हें मजा सिखाऊंगा, तुम, बड़ी गालियां निकाल रहे थे। तो किसी ने फवाद चौधरी को तब रोका जो आप बता रहे हैं जिस तरह से? किसी ने उनको रोका उस टाइम पे फिर? नहीं, वो जो उनके साथ थे ना लोग जी, उन्होंने ही रोका। सर्कल किया हुआ था फवाद चौधरी साहब को, ताकि उन पर बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अगर उन पर हमलावर या कोशिश हो या कोई रिटेलिएट करे तो वो उनको प्रोटेक्ट कर ले। वो लोग कौन थे जो उनके साथ थे? हाँ जी, जो उनके साथ। वो कौन लोग थे? वो कोई सिक्योरिटी गार्ड्स थे? कौन थे? नहीं, मैं सच्ची बात है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पहचानता, लेकिन देयर आर पीपल, उनके शायद दोस्त थे या उनके गार्ड्स भी हो सकते हैं। अच्छा समी साहब, एक चीज मुझे बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया पर आपकी और फवाद चौधरी, पूरे पाकिस्तान को पता कि आप दोनों का सख्त जुमलों का तबादला हो रहा था और काफी अरसे से हो रहा था, लेकिन यहां तक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि एक सियासत में अब वजीर है, फेडरल कैबिनेट का हिस्सा, आप इतने सीनियर रैंक पर्सन है और इस तरह से जिस तरह से आप बता रहे हैं, बहुत अफसोसनाक वाकया है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो लफ्जी गोलाबारी हो रही थी आपकी और फवाद चौधरी साहब की ट्विटर पे, इसमें कभी आपने फवाद चौधरी साहब को, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म इट फ्रॉम यू, आपने कभी ये कहा था कि फवाद चौधरी रॉ के एजेंट हैं या पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना चाहते हैं? ऐसी कोई जुबान इस्तेमाल की थी आप? मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो रॉ के एजेंट हैं। मैंने कभी ये बात नहीं कही कि वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मैंने एक जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स है, उन्होंने बात कही कि PTI के अंदर एक सख्त जंग है इलेक्टेड लोगों की, नॉन इलेक्टेड लोगों की, उस पर मैंने सवाल उठाया। उनका पीपल्स पार्टी से राब्ते थे, जिसका नबील कबूल ने भी कहा अपने प्रोग्राम पे, वो मैंने सवाल उठाया। लेकिन कभी कोई जातियात पर बात नहीं हुई, कभी कोई मैंने उनको गाली नहीं निकाली। उन्होंने मुझे गालियां भी निकाली, आप उनके ट्वीट्स देख लें, वो जातियात पर आए, बल्कि उन्होंने मुझे यहूदी तक भी कहा एक प्रोग्राम में। लेकिन मैंने कभी जातियात पर उनसे कोई बात नहीं की, ना ही मेरा कोई मनसब है कि मैं उनकी जाती हैसियत में उनको चैलेंज करूं या कोई मैं इस तरह की बात करूं। पॉलिटिकल जो अच्छा समी साहब, मुझे अब ये बता दीजिएगा कि आगे का आपका लाए अमल क्या है? फिरदौस आशिक अवान साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि मैं फवाद चौधरी साहब की तरफ से माफी मांगती हूँ, आपसे माफी मांगी उन्होंने फवाद चौधरी साहब की तरफ से, तो क्या ये माफी आपके लिए काफी है? उन्होंने मेरे से तो नहीं मांगी माफी, अभी तक तो नहीं माफी मांगी उन्होंने, ना ही उनको माफी मांगने की जरूरत है। बड़ी मोहतरम है, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। एहतशाम, ये अब मामला जो है, बेसिकली मैं सहाफी हूँ और उन्होंने हमला किया बिल्कुल लोगों के सामने। पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वहीदा शाह की मिसाल मैं आपको देता हूँ, MPA सिंध से, उनको इसलिए डिस्क्वालीफाई करार दे दिया गया कि उन्होंने थप्पड़ मारा था। तो ये फवाद चौधरी ने सरकारी लोगों के सामने, DGFIA के सामने मुझे थप्पड़ मारा विदाउट प्रोवोकेशन। वहीदा शाह तो फिर भी उस पोलिंग एजेंट से बात कर रही थी, मैं तो बात भी नहीं कर रहा था, मेरा तो कोई उनसे कोई आई कॉन्टेक्ट भी नहीं था। तो दोस्त मेरी जो आप इसको लीगली परसू करना चाह रहे हैं? आप इसको लीगली परसू करना चाह रहे हैं?
جی میں لیگلی پرسو کرنا چاہ رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر یہ ریت بنے کہ کوئی صحافیوں کو، رپورٹرز کو، اینکرز کو کوئی اس طرح سے حملہ آور ہو. یہ غنڈہ گردی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ سمی ابراہیم احتشام. اینڈ آئی ول فائٹ انٹل دا لاسٹ مومنٹ ٹو پروٹیکٹ دا جرنلسٹ. میری ذات کی حیثیت نہیں ہے. اور پھر اب جو ہمارے ساتھی جو اس وقت احتجاج کر رہے ہیں، جو ہماری یونین کے لیڈرز ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کا کیا آگے جا کے کب اس نے ختم ہونا اور کیا ہم نے کرنا. ٹھیک ہے سمی صاحب، بہت شکریہ ہمیں. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. بریک پر جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے سمی ابراہیم، سینئر اینکر پرسن، جو واقعہ ان کے ساتھ کل رات ہوا اس کی تفصیلات بتا رہے تھے. فواد چوہدری صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی طرف سے ہمیں پیغام ملا ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن اگر وہ آ کر ہمارے شو میں اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہی از موسٹ ویلکم. یہ نہ ہو کہ ویور سمجھے کہ وی آر جسٹ ٹیلنگ ون سائڈ آف دا اسٹوری. دوسری سائڈ جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اسد بٹ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں وداؤٹ اینی ڈیلے. مجھے بتائیے گا کہ جب ایک فیڈرل منسٹر کہتا ہے کہ لٹکا دیں 5000 بندوں کو آئین اور قانون کے خلاف، کوئی پرواہ نہیں آئین اور خلوف کی، اور اس کے بعد پھر ماہر قانون وینا ملک صاحبہ اگر یہ کہہ دیتی ہیں کہ بالکل لٹکانا چاہیے اور یہ درست اور اس سے گند صاف ہو جائے گا، تو کیا قانونی طور پہ یہ ہیٹ سپیچ میں آتا ہے؟ دیکھیں جو سائبر کرائم ہے اس کا لا 2017 کا بڑا واضح ہے. اس کے اندر بڑی زیادہ جو ہے وہ ڈائمینشن ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ سزا دے سکتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی سپیچ کرے. یہ بالکل کیٹاگوریکلی ایک آپ کہہ لیں کہ اکسانے والی بات ہے اپنی آڈینس کو، وہ لوگ جو ان کو فالو کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ اس کو آپ جو ہے وہ بڑے کہہ سکتے ہیں کہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہیٹ سپیچ میں آتا ہے. لیکن کیونکہ کاروائی اس وقت کی گورنمنٹ، کیا کاروائی ہو سکتی ہے اس کے اندر جو سیکشن 7 ہے اور اس کے بعد سیکشن 10 بھی ہے، وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے 2016 کا ایکٹ ہے پریونشن آف سائبر کرائم ایکٹ، اس کے اندر ان کو سزا ہو سکتی ہے. لیکن پھر اس کے اندر ایف آئی اے نے خود کمپلیننٹ ہونا ہے اس میں، اور وہ گورنمنٹ کی جو ہے ظاہر ہے ایف آئی اے کیسے خود ایف آئی اے کے پاس تو کمپلیننٹس جاتے ہیں تو وہ ان کا نہیں تفتیش کر پاتے. کتنے تفتیشی ایف آئی اے کے پاس؟ یہی تو بات ہے کہ جو اس طرح کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. اور کتنے پٹیشنز پینڈنگ ہے بٹ صاحب؟ وہ تقریباً کوئی 2000-3000 کے لگ بھگ. بٹ صاحب اس سے بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں، اور سارے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں وہ 5 ہیں. بالکل نہیں 10 کے قریب ہیں. لیکن ٹیکنیکل جو معاملہ ہے، کیونکہ سائبر کرائم کو پکڑنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، اس کے اندر ڈومینز وغیرہ کا، پھر آؤٹ آف دا کنٹری بھی معاملات لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آپ کوسچن آپ نے کیا ہے اس کے اندر تو کسی یہ صرف ایف آئی اے کا کام ہے یا یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ لیڈرز کی طرف سے تربیت بھی ہونی چاہیے، اساتذہ کی طرف سے بھی. جو پی ٹی آئی کہتی رہی پہلے دن سے کہ ادارے آزاد ہوں گے، اگر ایف آئی اے آزاد ہوتی تو اس کے اندر ایکشن ہو رہا ہوتا. تو انہیں پتہ ہے واڈا صاحب ایک سٹنگ منسٹر ہیں، ان کے خلاف کون کمپلین کرے گا؟ کمپلین تو ایف آئی اے خود بھی کر سکتی ہے، اور کسی کی کردار کشی کرنا، کسی کے کپڑوں کے حوالے سے اوبیسلی. دیکھیں آپ دیکھیں جب پہ یہ گورنمنٹ اپنا ایکشن لینا چاہتی ہے، یہ ٹویٹ کسی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی والے نے کوئی بات کی ہوتی تو اس ٹائم اس کے خلاف ایف آئی آر کٹ گئی ہوتی، وہ پکڑا گیا ہوتا، تفتیش چل رہی ہوتی، ریڈز ہو رہی ہوتی اس کے گھر میں. تو جب پی ٹی آئی سے یہ بات جو ہے وہ اس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، کیونکہ یہ نعرہ لگا کے آئے تھے، ان کی پارٹی کا موقف تھا. آپ کو لگتا ہے کہ یکسر اطلاق نہیں ہو رہا قانون کا پاکستان میں؟ آپ اس طرح دیکھیں جس طرح حکومت میں ہوتا ہے اس پہ قانون نافذ نہیں ہوتا. فواد چودھری صاحب نے سمی ابراہیم صاحب کو ایک بڑی محفل میں تھپڑ مار دیا. وہ ابھی جو ہے وہ بسرا صاحب تو اب آپ کیا چاہتے ہیں فواد چودھری صاحب کے خلاف؟ بالکل قانونی کارروائی کیوں نہیں ہونی چاہیے فیڈرل منسٹر کے خلاف؟ کیا بات؟ ویسے فواد چودھری صاحب میرے دوست ہیں یار، میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ جو ہے نا یہ یہاں تک جانا نہیں چاہیے تھا. جو بھی ہو ابھی بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کنڈیم کرنا کافی نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پارٹی کے طور پہ ان کی رکنیت معطل کریں گے، آپ ان سے منسٹری لیں گے، آپ الاؤ کریں گے. یہ بسرا صاحب سے پوچھتے ہیں، ادارے جو ہیں وہ ان کو الاؤ کریں گے کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کاٹ سکے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نعرہ لگاتے رہے کہ تحریک انصاف لے کے آئے گی، لوگوں کو دہلیز پہ انصاف ملے گا. ایسی تو کوئی بات نہیں. اپنے منسٹر جو ہیں ان کے وہ وائلیشن کرتے نظر. بسرا صاحب کامنٹ کر دیں بٹ صاحب کی باتوں. احتشام فواد چودھری صاحب کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ سمی ابراہیم صاحب پر ہاتھ اٹھتے، وہ ان کو تھپڑ مارتے، وہ ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتے. اگر ان کا سمی ابراہیم صاحب کی کسی بات سے ان کا استحقاق مجروح ہوا تھا یا وہ ہرٹ ہوئے تھے، اس کا آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کرتے. میں آن ایئر سمی ابراہیم صاحب سے اس بات کی معافی مانگتا ہوں. اور جہاں تک ایکشن کی بات کہی، فواد چودھری صاحب سے کہے نا کہ معافی مانگیں. آپ بھی مانگ رہے ہیں، ادھر سے آپ کی انفارمیشن منسٹر ہے وہ بھی مانگ رہے ہیں. آپ فواد چودھری سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ معافی مانگے؟ تھپڑ تو انہوں نے مارا ہے، آپ نے تھوڑی مارا ہے.
जी जी असदुल्ला भाई, यही टॉलरेंस की कमी, ये जो आपने मुझे अंदर में इंटरप्ट किया ना, यही हमें टॉलरेंस की कमी, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, नहीं। मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, फिक्रा आप बात मुकम्मल हो करें जाए, आपकी आपकी देखिए, मुझे बात करने दें, आपकी तसल्ली कराता हूं मैं, बात नहीं सुन ले। मैं समझ रहा हूं कि इसके ऊपर बिल्कुल पार्टी क्यादत भी नोटिस लेगी और फवाद चौधरी साहब भी इसके ऊपर आएंगे सामने, जिस तरह अभी उन्होंने कहा है कि उनको रिक्वेस्ट किया कि अपना मौकफ दें। और दूसरी बात देखिए, बाकी बात रही आपने कही, अभी मैं फिर आपके बात पे आता हूं बैरिस्टर साहब, ये जो कल्चर प्रवान चढ़ रहा है, ट्विटर वाला, फेसबुक वाला और इस तरह के मामला चल रहे हैं, तमाम पार्टी क्यादतों को इसका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा आपकी पार्टी को मुकम्मल करके फिर आप चले जाइएगा। एक मिनट, एक एहतियाम, मैं कहता हूं कि कोई काम भी, हम एक आईनी मुल्क है, हमारा एक लिखा हुआ आइन है, कोई गैर आईनी और गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए। हाँ, इस बात का मैं कायल जरूर हूं, अगर सऊदी अरेबिया के अंदर उनके कानून के मुताबिक जो करप्शन करता है, जो लूट मार करता है, जो सजाएं हैं, उन पे सजाएं मौत हो सकती है, लोगों को लटकाया जा सकता है। तो मेरा व्यू ये है, बिल लेके जाए ना पार्लियामेंट में, बिल लेके जाए पार्लियामेंट में। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। असद अब्बास भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से मस्बत नहीं है, ये बड़ा एक मनफी किस्म का एक माहौल बन जाता है और उसके असरात फिर आपको सोसाइटी में नजर आना शुरू हो जाते हैं। हमजा अली अब्बासी साहब को मैंने देखा है, बहुत ही गलत किस्म के ट्वीट्स करते हैं। वो ऐसे ट्वीट्स करते हैं जो कि बाकायदा गैर कानूनी होते हैं। कुछ ट्वीट्स उनके ऐसे होते हैं, अदालतों को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, कीप योर हाउस इन ऑर्डर। हमजा अली अब्बासी, भाई इस तरह से नहीं होता। अदालतें इम्पार्शियल होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। यू कांट डिक्टेट द कोर्ट्स, यू कांट डायरेक्ट द कोर्ट्स। आप ऐसे नहीं कर सकते। और अगर आपको ये बताया जाए तो आप फिर अपनी सारे सपोर्टर्स की फौज हमारे पीछे लगा देते हैं। भाई ऐसे ना करें। हम पूरी दुनिया में जहां पर जमहूरियत है, जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां पर तहजीब है, और उस तहजीब का सबसे पहला बुनियादी असूल ये है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त करना सीखें। और अगर कहीं पर ओपिनियन है तो लॉजिकली कहीं पर डिफरेंस है तो लॉजिकली उस डिफरेंस के हवाले से डिबेट करें, ना कि ये कि एक दूसरे को गालियां दें, ना कि ये कि एक दूसरे को बुरा भला करें, ना कि ये कि एक दूसरे की किरदार कशी करें, और ना कि ये कि किसी पर थप्पड़ मार दें। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पाकिस्तान टीम के लिए दुआ गो, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।